डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक वही है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो अपने आप लोगों से सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। हमको महत्तम समापवर्तक कितने अंकों वाली? 3 अंकों। 3 अंकों वाली मतलब 100 से बड़ी, 100 से ज़्यादा है जो है ना, 100, 101, 102, इससे ज़्यादा 100 से 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे दिया है कितना? 17। अब हमको ये समझना है कि हमको तो मालूम है महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ हो, है ना। तो हमने माना हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या मान ली हमारे। अब देखो चूंकि महत्तम समापवर्तक क्या है, 17, मतलब 17 उसमें उपस्थित है, तो हमने एक संख्या मान ली 17A और दूसरी संख्या मान ली 17B। देखो यहाँ 17A को क्या लिखेंगे अपन, 17 गुणित A, और 17B को क्या लिखेंगे, 17 गुणित B। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ 17, मतलब दो संख्याएं 17A और 17B जो है उसमें उभयनिष्ठ हमको 17 मिल रहा है, उभयनिष्ठ 17 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या है, 17। किसका? 17A और 17B। मतलब जो 17A और 17B है ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। अभी तो नहीं दी, अज्ञात है, A और B क्या है, अज्ञात है। तो हम इसी A और B का मान ज्ञात करेंगे। तो 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक चूंकि 17 है, इसलिए हमने वो संख्याएं क्या मान ली, 17A और 17B। क्यों? 17A और 17B का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हमको महत्तम समापवर्तक 17 निकल जाता है, जो कि दिया गया है। और लघुत्तम समापवर्तक क्या दे दिया गया हमको, लघुत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा? ये जो 3 अंकों की संख्याएं है ना हमारे पास, कौन कौन सी, 17A और 17B, इनका हमको क्या ज्ञात करना, योग। तो पहले 17A और 17B ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। वही पुराना फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, एक है 17A और एक है 17B। इसका गुणा कर दिया तो दोनों का जो गुणनफल है वो इनके महत्तम समापवर्तक है हमारे पास 17 और लघुत्तम समापवर्तक है हमारे पास 714, इनके गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। A गुणित B बराबर 17 गुणित 714 बटे, देखो ये 17 और 17 गुणा में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ये भी दोनों 17 भाग में चले गए, 17 से 17 कैंसिल, 17 से इसमें भाग दिया, 17 एकम 17, 17 चौको 68, 3 बचा, 4 उतारा तो 34, तो 17 दूनी 34। मतलब A गुणित B बराबर आ गया हमारे पास 42। क्या आ गया, A गुणित B बराबर 42। मतलब A गुणित B बराबर 42, मतलब 7 गुणित 6 भी लिख सकते हैं, 6 गुणित 7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 6 7 42। तो आसानी से हमको किसका मान मिल जाता है, तुलनात्मक अध्ययन करने पर A बराबर मान लेंगे 6 और B बराबर मान लेंगे 7। अब A और B मिल गए, हम आसानी से ये दो संख्याएं 17A और 17B प्राप्त कर सकते हैं। 17A मतलब 17 गुणित A का मान 6, 17 छक्का 102, और 17B मतलब 17 गुणित B का मान 7, 17 सत्ते 119। देखो 3 अंकों की मिल गई ना दोनों संख्याएं, दो संख्याएं 17A और 17B मानी थी, तो 17A का मान 102 आ गया, 17B का मान 119 आ गया। दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का हमको ज्ञात क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो इनको हम जोड़ देंगे, 102 प्लस 119 बराबर कितना आ जाएगा, ये 221। इस तरीके से ये संख्या हमको प्राप्त हो जाती है 221। नेक्स्ट
क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अपने आप ये आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप लोगों से स्वयं बनने लगेंगे। मैं ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, ये RS अग्रवाल बहुत बढ़िया बुक है कंपटीशन के हिसाब से, तो आप लोग भी प्रैक्टिस के तौर पर इसे ले सकते हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग समझते ना, 2 दूनी 4, 3 तिरे का 9, 4 चौको 16, 10 धाम 100, 11 11 में 121, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त है। अब जो संख्या हमको ज्ञात करनी है 12 से भी विभक्त है, 15 से भी विभक्त है और 25 से भी विभक्त है, मतलब इसका क्या होगी, वो लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जो संख्या आएगी वो इन तीनों से विभक्त होगी। तो लघुत्तम समापवर्तक हम देख लें इसका, 2 छक्का 12, 15 में तो जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं, फिर 2 से दिया 2 तिया 6, 15 में जाएगा नहीं, 25 में भी नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 25 में नहीं जाएगा, फिर 5 से दिया 5 एकम 5, 5 25 और फिर 5 से दिया 1 1 1, मतलब कि जो लघुत्तम समापवर्तक हमको प्राप्त हुआ क्या हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, मतलब 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 तिया 300, 300 जो ये संख्या प्राप्त हुई हमको लघुत्तम समापवर्तक, मतलब 300 जो है वो 12 से विभक्त है। 300 में जब हम 12 का भाग देंगे पूरी तरह चला जाएगा, ठीक है, शेषफल 0 बचेगा। 15 का भाग देंगे पूरी तरह चला जाएगा, 25 का भाग देंगे 300 में पूरी तरह चला जाएगा। तो ये जो लघुत्तम समापवर्तक 300 आया है, ये 12, 15, 25 तीनों से विभक्त होगा। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। क्या 300 पूर्ण वर्ग संख्या है? 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये 2 का तो वर्ग है, 2 गुणित 2, 2 का वर्ग गुणित 3 और गुणित ये 5 का भी वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 3 का वर्ग नहीं है। यदि इस संख्या में हम किसका गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, तो ये 3 का भी वर्ग हो जाएगा। 3 गुणित 3, 3 का वर्ग, मतलब ये जो 300 आया इसमें हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगी, 900 संख्या प्राप्त होगी। और 900 जो है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग। 900 क्या, 30 का वर्ग। 30 गुणित 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमको एक 3 की कमी थी, तो हमने एक 3 इसमें गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1856 में से कौन सी संख्या घटा दें कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। अब फिर इससे विभक्त करना है इन तीनों से, मतलब हमको लघुत्तम तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 7, 12 और 16 का क्या निकाल लें, लघुत्तम निकाल लें। 2 का भाग दिया, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब कि क्या आ गया लघुत्तम, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 3 और गुणित 4, इनका गुणा कर लें, ये मिल गया हमको लघुत्तम समापवर्तक। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 चौको 48 और 48 गुणित 7, 7 अट्ठे 56, बचा 5, 7 चौको 28 और 5 33, 336, ठीक है। तो ये जो आ गया ये लघुत्तम समापवर्तक आ गया। अब हमको बताना क्या है, हमको ज्ञात करना है ये जो 336 आया ये 7 से पूर्णतः विभाज्य है, ये 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 16 से पूर्णतः विभाज्य है। अब बोल रहा है कि 1856 में हम क्या घटा दें, कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो आए वो 7, 12 और 16 से तो विभक्त करें जब हम, तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो हमारे पास अभी लघुत्तम क्या प्राप्त हुआ है, 316। अब यदि हम 1856 में 316 का भाग देते हैं, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 5 बार जाएगा ये, 5 छक्का 30, 3 5 ती 15, 3 18,
बचा 1, 5 थी 15 और 1 1680, 6 15 में से 8 गए 7 और ये 8 में से 6 और 1 7 गए 1 और ये कैंसिल 0, ठीक है, मतलब 176। तो 336 में यदि हम किसका गुणा कर दें, 336 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं, ठीक है, 336 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो ये आता है 1680। तो जब 336 जो है 7 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है और 16 से भी विभाज्य है, इसका मतलब 336 गुणित 5 1680, 1680 भी 7 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है और 16 से भी विभाज्य है। और हमको बताना क्या है, 1856 में कौन सी संख्या घटाई जाए, 1856 में कौन सी घटाई जाए। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास बच क्या रही है 176, हमको बताना क्या है कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसमें से कौन सी संख्या हम घटा दें कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। और पूर्णतः विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमको 176, शेषफल बच रहा है 100, ये पूर्णतः विभक्त है 1680, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं शेषफल कितना बच रहा है 176 और बोल रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए 4 बचे। तो 176 में से हम क्या घटा देंगे कि 4 बचेगा, तो शेषफल 176 में से यदि हम कितना घटा दें 172 घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा शेषफल 4। कहने का मतलब यदि 1856 में कौन सी संख्या घटाने को पूछा है तो हम क्या लिखेंगे 1856 में यदि हम 172 घटा दें, ठीक है। तो जब 172 घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, 1856 में 172 हमने घटा दिया, 6 में से 2 गए 4, 15 में से 7 गए 8 और 1 और 1 2, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, ये आ जाएगा 1684 आ गया, ठीक है। तो 172 घटाने पर शेषफल 4 बच रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये 1680 पूर्णतः विभाज्य है क्योंकि 336 पूर्णतः विभाज्य था। 336 में हम किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे, जो भी प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा इन सबसे 7, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य है। और यहाँ पर जब हम 172 घटा रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1684। अब 1680 पूर्णतः विभाज्य है और ये क्या बन गया, ये 1680 अगर हो जाए तो स्वाभाविक है ये 1680 है और ये 1684 है। तो 1684 में से 1680 जब हम घटाएंगे तो शेषफल तो 4 बचने ही है। तो वही तो दिया है कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, विभक्त कर 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। तो वह संख्या कौन सी कहला जाएगी 172। छोटा सा वीडियो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।